उस कड़ी को अब तक चारुमिता बुद्ध विहार बनाए रखा। इसके लिए मैं चारुमिता बुद्ध विहार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के लोगों ने भगवान बुद्ध को बड़े सम्मान के साथ सुरक्षित रखा हुआ है, उस परंपराओं को, उन संस्कृतियों को संजोए रखा हुआ है। इसके लिए मैं नेपाल के उन सारे लोगों का अभिनंदन स्वागत करता हूँ जिनका इसमें योगदान रहा है। तो अनायास मन में एक बात आ जाती है कि इन मूर्तियों का क्या कसूर था। शायद जिस देश में रही हूँ वो करुणा और प्रेम की प्रतीक रही हूँ, क्षमता समानता का प्रतीक रही वो सारी मूर्तियाँ। लेकिन जब उन मूर्तियों को खंडित देखता हूँ, टूटा हुआ देखता हूँ, तो ये सोच के रोआं सिहर जाता है कि पत्थरों के साथ जब इतना बड़ा अत्याचार हुआ है तो उस जिंदा लोगों के साथ क्या हुआ होगा, ये सोच के ही मन सिहर जाता है। काश आज वो लाट न होती तो शायद हमारी आपकी मुलाकात नहीं होती और उनसे जुड़ी संस्कृति को जमीन से खोद के बाहर निकाला और हमको बताया कि हम कौन हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके अरे सम्राट अशोक क्लब के संस्थापक महोदय सुभाष जी देखा कि बहुत सारी तस्वीरें अलग अलग राजाओं की, अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीरें, फोटो उपलब्ध है, लेकिन अशोक जिन्होंने दुनिया में और एक एक गांव तरह बन गए कि आज हम धम्म लिपि लिख भी सकते हैं और धम्म लिपि पढ़ भी सकते हैं जी थे। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका मिशन भगवान बुद्ध और अशोक से जुड़े हुए विचारों का कारवां आज हजारों नौजवानों के द्वारा अपने देश के साथ साथ बाहर देशों में भी इस विचारधारा के प्रवाह को हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम अपने मित्र देश नेपाल में आए हैं। नेपाल और भारत के बीच में जो एक कल्चरल रिलेशनशिप है, सांस्कृतिक संबंध है हमारा, हम सब एक दूसरे के दुखों के सुखों के साथी हैं। इसी कड़ी में आज हमें यहाँ आने का अवसर मिला है। यहाँ आने की जिज्ञासा क्यों हुई हमारे दिमाग में, क्यों ऐसा सोचा हम लोगों ने कि आज हमें नेपाल आना चाहिए। तो जब हम सब ने अपना इतिहास जानने की कोशिश की, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ इतिहास, अशोक से जुड़ा हुआ इतिहास, तो पता चला कि सम्राट अशोक की एक पुत्री संघमित्रा थी जो धम्म का ध्वजवाहक बन करके सिंघल द्वीप चली गई अपने भाई महेंद्र के साथ, और आज उस विचारधारा से पूरा सिंघल द्वीप जो श्रीलंका है ओतप्रोत है, प्रभावित है। और दूसरी पुत्री उनकी चारुमती जो नेपाल में सम्राट अशोक के साथ आई और यहाँ के देवपाल साहब के नाम के राजकुमार जिनसे उनकी शादी हुई, और उसी समय ललित पाटन और देवपाटन नाम के दो शहर जो आपके नेपाल में है। तो मेरे अंदर इच्छा पैदा हुई कि हम चल के देखते हैं। तो आज हम सब लोग चारुमती विहार गए थे, वहाँ के लोगों से परिचय हुआ और सम्राट अशोक की पूरी उनकी बेटी की जो वंशावली है, जो पारिवारिक रिलेशनशिप है, उस कड़ी को अब तक चारुमिता बुद्ध विहार बनाए रखा। इसके लिए मैं चारुमिता बुद्ध विहार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अब हम सम्राट अशोक क्लब, चूँकि सम्राट अशोक के नाम से यह संगठन है, भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए समर्पित यह संगठन है।
और उन विचारों से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। अरबों खरबों लोगों का कल्याण उनके दर्शन, उनके फिलॉसफी से हो रहा है। बहुत सारे देशों में पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। बहुत सारों देशों में इतिहास की ऐतिहासिक घटनाओं का शिकार हो गया भगवान बुद्ध का दर्शन। जहाँ कभी शानदार बुद्ध विहार हुआ करते थे वो खंडहर में तब्दील हो गए। जहाँ शिक्षा का केंद्र हुआ करता था आज वो खंडहर दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी मन द्रवित होता था उन खंडहरों को देख के, उन टूटी फूटी मूर्तियों को देखकर। कुछ मामले में मैं नेपाल को, यहाँ के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें आज भी सुरक्षित हैं और यहाँ के लोगों ने भगवान बुद्ध को बड़े सम्मान के साथ सुरक्षित रखा हुआ है। उस परंपराओं को, उन संस्कृतियों को संजोए रखा हुआ है। इसके लिए मैं नेपाल के उन सारे लोगों का अभिनंदन स्वागत करता हूँ जिनका इसमें योगदान रहा है। क्योंकि उस लाट को अशोक स्तंभ की लाट न समझ करके वहाँ के मुकामी भाषा में, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में लोग उसे गुल्लिया बाई कहते थे। गुल्ली डंडा अगर आप नेपाली में समझते होंगे तो खेलने वाला गुल्ली डंडा होता है। तो एक राजा थे कुंवर और विजयमल, और गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो गुल्ली वहाँ जमनिया में गिर गई और डंडा किसी और डिस्ट्रिक्ट में गिर गया। जबकि गुल्ली 30 फीट की है और डंडा भी 30 फीट का है। न वैसी गुल्ली हो सकती है न वैसा डंडा हो सकता है। लेकिन मैं आभारी हूँ जेम्स प्रिंसेप का, कनिंघम का, फ्रूरर का, विलियम जोन्स का, उन समस्त अंग्रेज इतिहासकारों का जिन्होंने खंडहरों में दबे हुए, जमीन के अंदर दबे हुए भगवान बुद्ध और उनसे जुड़ी संस्कृति को जमीन से खोद के बाहर निकाला और हमको बताया कि हम कौन हैं। हमें बताया कि हम कौन हैं। काश वो ना आए होते तो शायद आज हम कहीं न कहीं भगवान बुद्ध से दूर रहते और भटके हुए एक नागरिक होते। इसलिए उन लोगों का कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो किसका पैर छूना चाहिए। तो भगवान बुद्ध हमारे लिए पूजनीय है, अशोक भी पूजनीय है। लेकिन जिन लोगों ने अशोक और बुद्ध को जमीन के अंदर से बाहर निकाला, खोज के बाहर निकाला और हमें बताया, वो भी हमारे लिए कम पूजनीय नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया, उनका फोटो कहीं दिखता नहीं हमको, एक काल्पनिक फोटो तक नहीं दिखता हमें। तो उनके मन में जिज्ञासा हो गई कि हम सबको इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो उन्होंने धीरे धीरे चर्चा शुरू किया। फिर मेरे जैसे लोग, बहुत सारे हमारे साथी यहाँ जीवनदीप, शत्रुघ्न जी बैठे हुए हैं, सब लोग जुड़ते चले गए और एक एक गांव में संस्कारों को करवाना। अशोक का शिलालेख जब हम देखते थे तो सिर्फ रेखाएं दिखती थी, लेकिन ये समझ नहीं आता था कि लिखा क्या है। लेकिन आज सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से हम लोग इस तरह बन गए कि आज हम धम्म लिपि लिख भी सकते हैं और धम्म लिपि पढ़ भी सकते हैं। शिलालेख में क्या लिखा हुआ है ये पढ़ भी सकते हैं और धम्म लिपि में लिख भी सकते हैं। तब वो बातें उभर के आ रही हैं, क्योंकि दुनिया के जितने ग्रंथ लिखे गए उस ग्रंथों के बीच में कोई न एक व्याख्याकार होता है। लेकिन सम्राट अशोक के शिलालेखों के माध्यम से आज भी सीधा अशोक से हम जुड़ सकते हैं, बीच में कोई व्याख्याकार नहीं है। आज जब धम्म लिपि जान गए तब तो और ही बात बदल गई। और भारत में बिहार एक ऐसा प्रांत है, अकेला प्रांत है, जहां सम्राट अशोक के जन्मदिन पर वहां की सरकार ने राजकीय अवकाश घोषित किया है, पहला। और उस तरह से धीरे धीरे हम लोगों ने भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, वाइस चांसलर, राज्यपाल
के साथ जुड़ते हुए आज हम यहाँ पहुँच गए, जिस दर्शन के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ जब मैं घूम रहा हूँ दिन भर, यहाँ के बुद्ध विहारों को देखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमो बुद्धाय। जय